चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्केलर वेक्टर्स पे जब भी आप बात करोगे, अच्छा स्केलर वेक्टर्स का ऐसा चैप्टर है जो अगर आप ई कैट मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 मैथ्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ, तो बहुत सारी बातें आप लोगों को इसमें से आती भी होंगी। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने चैप्टर मैथ्स में तो नहीं पढ़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, लेकिन चैप्टर है बड़ा आसान। इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाए तो एमसीक्यू बड़ा आराम से आप इसको कर सकते हो, और एमसीक्यू एनईडी के टेस्ट में इसमें से लाजमी पूछे जाते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स से। स्केलर वेक्टर की जब भी आप बात करोगे तो आपके सामने एक डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन मेरे पास वेक्टर की डेफिनेशन है। वेक्टर की डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं, वेक्टर की डेफिनेशन क्या बोल रही है आपको। वेक्टर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं which can completely specify with the help of number, unit and direction। मतलब वेक्टर्स को बताने के लिए आपको तीन तरह की चीजों की जरूरत है। एक मैंने आपके सामने लिखा नंबर, एक मैंने आपके सामने लिखा यूनिट, और एक मैंने आपके सामने लिखा डायरेक्शन। जबकि डायरेक्शन को मैंने आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है। अब डायरेक्शन कैसे बताते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी स्टार्ट होगी कि डायरेक्शन वेक्टर की कैसे बताई जाती है। अब डायरेक्शन बताने के लिए मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मेरे पास एक ग्राफ नजर आ रहा है। अच्छा, ये ग्राफ अगर आपको कुछ भी नहीं बनाना, आपको मेरा लेक्चर सिर्फ सुनते रहना है, बातों को देखते रहना है, ये बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आपको बातों को सिर्फ सुनना है और समझना है। मेरे साथ साथ ही लिखिएगा। आपको कहा गया बेटा कि आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, एक वेक्टर मैंने आपके सामने लिखा, एक वेक्टर नजर आ रहा है, वेक्टर ए। वेक्टर ए का नाम नजर आ रहा है 3i+4j। वेक्टर बना हुआ 3i+4j। अच्छा, कुछ बातें आपको पहले से पता है जो मैं आपको रिकॉल कराऊं। आपको ये बात पता है सर, ये जो हमें नजर आ रहा है 3i, आई का मतलब होता है सर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यानी जो आई नजर आ रहा है ये आई शो करता है कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को शो करता है। जबकि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है साथ में जे। जे का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जे का मतलब होता है वाई, यानी ये जे शो करेगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को। आई शो कर रहा है एक्स एक्सिस को, जे शो कर रहा है वाई एक्सिस को। आप बोलेंगे चलिए सर सही है, एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, वाई एक्सिस को शो कर रहा है। अब मुझे बताओ, वो जो ग्राफ में आप बात करते हो, ग्राफ में आप हाईलाइट करते हो बातों को, अब वो मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊं। देखो, आई का मतलब एक्स, तो एक्स पे कितना मूव करने को बोल रहा है, 3 मूव करने को बोल रहा है। ये आपने एक्सिस बनाया ना, ये एक्स कहलाता है, ये -x कहलाता है, ऊपर वाला y होता है और नीचे वाला क्या होता है, -y होता है। यानी एक x है, एक -x है, एक y है, और दूसरा क्या है मेरे पास -y। अब आपका पॉइंट अगर मूव कर रहा है राइट हैंड साइड पे, आपका पॉइंट राइट हैंड साइड पे मूव करके जा रहा है, सपोज करो उसने कहा मुझे एक्स, अच्छा इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे 3i, तो आप बोलेंगे सर 3i का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ 3i, तो 3i का मतलब एक्स पे 3 मूव करेगा। तो पॉइंट देखिए, पॉइंट एक्स पे 3, ये थोड़ा सा पॉइंट आगे चला गया, पॉइंट को यहाँ पे आना चाहिए था। तो पॉइंट यहाँ पे नहीं है, इसको अज्यूम करेंगे पॉइंट यहीं पे मौजूद है। यानी ये जो पॉइंट शो कर रहा है मुझे, वो 3 के पॉइंट को शो कर रहा है। अब साथ साथ उसने कहा हुआ बेटा 4j, तो 4j का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर 4j का मतलब ये है कि हमारा एक्स से j का मतलब है y, वाई पे मूव करेगा 4। यानी ये पॉइंट यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर की तरफ 4 मूव करके आएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू आपको 4 चाहिए ना, तो ये पॉइंट नीचे से मूव करके ऊपर की तरफ आएगा। तो ये आपने पॉइंट को हाईलाइट किया। जो आपने ग्राफ बनाने में, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से आता है कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 3 थी, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, तो वो आपको पॉइंट मिल गया। ये जो पॉइंट आपको मिला है, जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे आपने वेक्टर को ड्रॉ किया। ये अब आपके वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। देखो, आपको आइडिया नहीं था कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर किस डायरेक्शन में बनता है। आपका जो काम था वो काम क्या था, वेक्टर की डायरेक्शन को बताना कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने आपके सामने लिख के दिखाया बेटा, मेरे पास जो पॉइंट लगा हुआ था मैंने आपके सामने बना के दिखाया। मैं दोबारा से बार रिकॉल कर दूं। आई लिखा हुआ था, आई का मतलब एक्स, एक्स पे वैल्यू हो गई 3। जे लिखा हुआ था, जे का मतलब वाई, वाई की वैल्यू हो गई 4। तो अब आप देखो, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, वाई की वैल्यू 4 आ रही है। दोनों वैल्यूज को मैंने हाईलाइट किया, पॉइंट को मार्क किया। ये जो पॉइंट नजर आ रहा था, इस पॉइंट के ऊपर आपने ग्राफ वेक्टर बनाया। ये वेक्टर 3i+4j को शो कर रहा है। अब ये वेक्टर की डायरेक्शन तो आ गई। आप लोगों ने अगर ई कैट के स्टूडेंट हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को इस बात का आइडिया है
कि आप लोग ने क्वाड्रेंट्स भी पढ़े हुए हैं, ये पता तो मेडिकल के स्टूडेंट को भी होना चाहिए। अब क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? ये जो क्वाड्रेंट होता है वो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट में ये कहलाएगा मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर मेरे पास क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट मैंने आपको बना के देखा है। क्वाड्रेंट बनाने के बाद मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ एमसीक्यू में, एक वेक्टर आपको दूं, जो वेक्टर आपके सामने नजर आ रहा है, वेक्टर नजर आ रहा था बेटा, एक वेक्टर बना हुआ 3i+4j, मैं आपसे पूछूंगा ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो मेरे पास क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस तरीके से एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपने ये तो बता दिया वेक्टर को देख के, कि वेक्टर का नंबर देखा 3i+4j, वेक्टर नजर आया, वेक्टर को देखने के बाद उसकी डायरेक्शन बता दी। लेकिन आपसे अगर ये बोला जाए कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर कितना बड़ा है, आप ये बताइए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। आज के बाद से अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने का कहा जाए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने को बोला जाए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। बेटा वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड को पहले तो लिखने के तरीके देखते हैं। मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके, या तो आप वेक्टर को इस तरीके से मॉड में करके लिख दीजिए, यानी वेक्टर लिखा हुआ था, आपने दोनों तरफ मॉड लगा दिया, तो ये उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो पहला तरीका आपके सामने आ गया कि आप मैग्नीट्यूड को शो करो, कि उसको मॉड में करके लिख दो। दूसरा तरीका ये कि आप इस पे से वेक्टर पे से, ये वेक्टर नजर आ रहा था ना, वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ था, आप वेक्टर पे से एरो का साइन भी हटा दो, आप सिंपल ए लिख दो, तो ये भी किसको शो करेगा? मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो मैंने आपको पहले सिखाना शुरू किया बेटा कि मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके, या तो आप इसको मॉड में करके लिखोगे, या फिर आप इसको बगैर एरो यानी विदाउट एरो करके लिखोगे। सवाल ये सर मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है, मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कैसे करोगे? तो मैं आपको सिखाता हूँ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका। बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है किसी भी वेक्टर का आज के बाद से मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैं इसका तरीका पहले आपको याद कराता हूँ, पहले याद करिएगा जरा। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है, रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। क्या सिखा रहा मैं आपको? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, देखो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, इस तरीके से रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। अब देखो आई वाला, जे वाला, के वाला, अब यहाँ पे देखो आई वाला कौन नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर आई वाला नजर आ रहा है 3। बेटा जे वाला नजर कौन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर जे वाला नजर आ रहा है 4। के वाला नहीं है तो के वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड जरा निकाल के देखते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर आई वाला नजर आ रहा है 3, जे वाला नजर आ रहा है 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आप बोलेंगे सर ये भी हमें आता है। 3 का स्क्वायर हमें पता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों के स्क्वायर लेके दोनों स्क्वायर को आपस में प्लस किया, 9 में 16 को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 25, और 25 का रूट लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा आपने, आंसर आ रहा है मेरे पास कितना? 5। ओके, तो मैंने आपको सिखाया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना, मैंने आपको सिखाया वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। मजीद में थोड़ा सा आपको एक वेक्टर का देता हूँ मैग्नीट्यूड, ताकि मैं आइडिया कर सकूँ कि आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैंने आपके सामने एक वेक्टर लिखा 3i-2j+3k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया, रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। अब देखो आई वाला, जे वाला, के वाला क्या क्या है जरा देखते हैं। आई वाला मुझे नजर क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर आई वाला नजर आ रहा है 3। जे वाला कौन नजर आ रहा है, तो जे वाला नजर आ रहा है मुझे -2, और के वाला नजर आ रहा है मुझे 3। तो रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। अब जरा स्क्वायर देखते हैं। बेटा 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये नजर आ रहा है -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा -2 का स्क्वायर होता है +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में हो जाता है। और 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इन तमाम को ऐड करोगे, 9 + 9 करोगे 18, और 18 में 4 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 22, और 22 का आपको स्क्वायर रूट मजीद लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया मैग्नीट्यूड।
अब मैग्नीट्यूड हो सकता है आपके पास होल नंबर में आए स्क्वायर रूट लेने के बाद, हो सकता है होल नंबर में ना आए, सिंपल एक रूट में नंबर आ जाए, तो आपको रूट लेने की जरूरत नहीं, आप यहीं तक का इसको सॉल्व करोगे। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का तरीका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ डायरेक्शन में आपसे निकालना सीखता हूँ। बेटा इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, मुझे क्वाड्रेंट का आइडिया बताएंगे, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वेक्टर आपके सामने नजर आ रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। मैं क्वाड्रेंट के नंबर लिख देता हूँ, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये है मेरे पास थर्ड, और ये है मेरे पास फोर्थ। ओके तो सवाल में आपसे बोला गया वेक्टर में कि वेक्टर की वैल्यू मुझे दे रहा है 3i, तो i का मतलब मैंने बताया x, i का मतलब मैंने आपको बताया x, तो x पे वैल्यू कितनी मिल रही है, आप बोलेंगे सर x पे वैल्यू मिल रही है 3, x पे वैल्यू 3 मिलने का मतलब ये पॉइंट 3 पर आएगा, करके आप इस पॉइंट को मूव करा के 3 पे लेकर आ गए, ये पॉइंट इस तरीके से आ गया। अब उसने बोला बेटा 3i तो हो गया, लेकिन j के साथ अगर आप देखोगे तो j के साथ क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर j के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है -4j। बेटा आपको बताया j का मतलब कौन सा एक्सिस है, तो आप बोलेंगे सर j का मतलब होता है y एक्सिस। j का मतलब क्या है, j का मतलब है y एक्सिस। तो y पे देखो y ऊपर होगा या y नीचे होगा, तो आप बोलेंगे सर y के साथ साइन लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का मतलब अगर प्लस y होता तो ये पॉइंट ऊपर चले जाता, लेकिन प्लस तो है ही नहीं, पॉइंट आपका किसमें माइनस में है, तो ये पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा बल्कि ये पॉइंट आपका कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप इस पॉइंट को मूव करा के नीचे की तरफ लेकर आए और नीचे की तरफ लाके आपने इसको यहाँ पे लाके स्टॉप कर दिया, क्योंकि -4, तो -4 वाली वैल्यू ये आ रही, तो आपने पॉइंट को यहाँ पे लाके रोक दिया। अब आप देखो आपको वो पॉइंट मिल गया कि आई की वैल्यू आपको, आई का मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू आपको 3 नजर आ रही, जे का मतलब वाई, वाई की वैल्यू नजर आ रही -4, ये पॉइंट आपको मिल गया। पॉइंट आने के बाद आपने इस पे वेक्टर को ड्रॉ किया। अब ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस बात का आपको आइडिया हो रहा होगा, ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप बोलेंगे यस सर ये वेक्टर हमारे पास आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अच्छा ये तो मैंने आपको सिखाया क्वाड्रेंट निकालना, क्वाड्रेंट के बाद बेटा आपको अगली बात जो आनी चाहिए वो उसके एंगल आने चाहिए, क्वाड्रेंट के एंगल कितने कितने होते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। भाई पहला क्वाड्रेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर आप स्टार्ट करोगे एंगल बनाना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ तक का बनेगा, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 0 से 90 तक बन रहा है। ये जो एंगल बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, आप बोलेंगे सर ये 90 से स्टार्ट होगा, ये 90 वाला पॉइंट है, 90 से स्टार्ट होगा, ये जाएगा मेरे पास कहाँ तक 180 डिग्री तक, यानी 0 से 90 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के दरमियान होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर अगर मजीद आगे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप बोलेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, और इसका मतलब ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं आपसे बात करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कितना होना चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल भी मैं आपको बताऊं, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए बेटा 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ये क्वाड्रेंट के एंगल्स भी आपको याद होने चाहिए, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। आपसे बोलेगा इस वेक्टर का एंगल बताओ, एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप एंगल बता सकते हो 270 से लेकर 360 डिग्री के दरमियान होगा। अगला एमसीक्यू फिर मैं आपसे पूछता हूँ, एक इसी तरह का ग्राफ आपको दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। ओके बेटा इस सवाल को देखिए, इसका मुझे क्वाड्रेंट और इसका एंगल मुझे बताइए, इसका क्वाड्रेंट और एंगल क्या होगा। मैं क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, ये होता है फर्स्ट, ये होगा मेरे पास सेकंड, ये होगा मेरे पास थर्ड, और ये होगा मेरे पास फोर्थ। ओके तो क्वाड्रेंट तो आप बड़े आराम से बता सकते हो बेटा, आई का मतलब होता है एक्स, एक्स पे वैल्यू नजर आ रही है -3, -3 एक्स पे लेफ्ट साइड पर होगा, यहाँ लेफ्ट पे लेकर आया अपने पॉइंट को। अब लेफ्ट पे लाने के बाद y की वैल्यू नजर आ रही है 4j, 4j का मतलब ऊपर की तरफ होगा तो पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके गए, ये रहा 4j। इसका जो क्वाड्रेंट आपको मिलेगा, ये जो क्वाड्रेंट मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, ये क्वाड्रेंट मुझे नजर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। और एंगल इसका अगर मैं पूछूं तो एंगल आप बोलेंगे सर होगा एंगल 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, तो ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। चलो अच्छी बात है, अब आप लोग जवाब दे रहे हो मुझे, जवाब आप लोग खुद सोच रहे हो और आप लोग के जवाब आ रहे हैं, मतलब आप अपने पास आंसर्स लिख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था बेटा अगर ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग सुनोगे तो आप वीडियो को पॉज कर करके उसके आंसर अपने पर लिखो और उस आंसर को मैच करो कि आपका जवाब सही आ रहा है, आपका जवाब गलत आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बहरहाल
अब ये तो डायरेक्शंस आपको निकालना आ गई, एंगल्स निकालना आ गया, मैं बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा। अब देखो ये आपके सामने 4 वेक्टर नजर आ रहे हैं और चारों की डायरेक्शन में फर्क नजर आ रहा है। देखो एक वेक्टर लिखा हुआ है 3i+4j, 3i+4j ये नजर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगला नजर आ रहा है -3i+4j, फिर नजर आ रहा है -3i-4j, फिर नजर आ रहा है 3i-4j। आप अगर देखो मामूली मामूली सा साइन चेंज करोगे तो चारों क्वाड्रेंट चेंज होते जा रहे हैं। आप देख लो आपके सामने नजर आ रहा है, हर हर एक में साइन चेंज हुआ है, किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, किसी में माइनस है, किसी में प्लस है। तो जैसे जैसे साइन चेंज करते रहोगे क्वाड्रेंट चेंज होते रहेंगे। तो ये तो वेक्टर्स के बारे में बात हो गई। मजीद आगे बढ़ते हैं और वेक्टर्स को कुछ डेफिनेशन जरा देखते हैं। डेफिनेशन की भी हम बात करें जरा। तो बेटा स्केलर वेक्टर के कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं, डिफरेंस आप एक दफा देख लीजिए। डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए, तो समझाने के लिए कोई बात तो नहीं, आप इसको एक दफा ओवरव्यू कर लो, पढ़ लो इसको एक दफा। Scalar quantities are those physical quantities which can completely specify with the help of number or units. स्केलर को बताने के लिए नंबर यूनिट चाहिए होते हैं, जबकि वेक्टर को बताने के लिए नंबर यूनिट और डायरेक्शंस भी चाहिए होती है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। जबकि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपने पढ़ा है ना वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है, हेड टू टेल रूल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये सारे वेक्टर अलजेब्रा कहलाते हैं। स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ एरो, स्केलर को बताने के लिए ग्राफ की जरूरत नहीं होती, जबकि वेक्टर को बताने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ग्राफ यानी एरो चाहिए होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है स्केलर वेक्टर के, जो डिफरेंस मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए। पूछे तो नहीं जाते डिफरेंस, लेकिन पूछ सकते हैं। बेसिक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। मजीद आगे बढ़ेंगे, अब कुछ डेफिनेशन है मेरे पास, जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ताकि डेफिनेशन देख के फिर टॉपिक को मजीद आगे प्रोसीड करेंगे। आपके पास ये एक्सिस नजर आ रहे हैं, मैंने एक्सिस के नाम लिखना चाहे, एक का नाम लिखा एक्स, एक का नाम लिखा वाई, एक का नाम लिखा जेड। बेटा ये जो कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको आपने पढ़ा है ना, ये कहलाता है मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है बेटा, ये सेंटर पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नजर आ रहा है, जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसको आप ओ बोलते हो, ये कहलाता है मेरे पास ओरिजिन। मैंने एक पॉइंट मार्क किया, जो पॉइंट आपके सामने ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। आप पॉइंट देखोगे आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। आपने अपने वेक्टर को ड्रॉ किया, ये वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप बोलेंगे सर वेक्टर स्टार्ट हुआ ओरिजिन से। आज के बाद से वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, आज के बाद से वो वेक्टर जो कहाँ से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो, बेटा वो वेक्टर कहलाएगा मेरे पास फ्रेम, वो वेक्टर कहलाएगा मेरे पास पोजीशन वेक्टर। वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उस वेक्टर का नाम कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। जरा डेफिनेशन पढ़िएगा, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। जी बेटा डेफिनेशन क्या लिखी, a vector which starts from the origin of any frame of reference is called position vector, वो position vector कहलाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये बात तो सही, क्लियर हो गई बात। मजीद आगे जरा देखते हैं। मैंने फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना चाहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के बाद इसकी भी एक्सेस लिखते हैं, एक्स वाई जेड। क्या ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये वेक्टर ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं हुआ। तो आज के बाद से बेटा वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो, यानी वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो, उस वेक्टर का नाम आप रखोगे फ्री वेक्टर। मैंने इसका नाम लिखना चाहा, नाम लिखते हैं इसका। डेफिनेशन बड़ी, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, a vector which does not start from origin of any frame of reference called free vector, यानी जो origin से start ना हो फ्री वेक्टर कहलाएगा। देखो फ्री वेक्टर है, इसको मूव करा के आप ऊपर की तरफ लेके चले जाओ, ये फ्री वेक्टर, इसको मूव करा के मैं ऊपर की तरफ लेके चला गया। जरा दोबारा देखिएगा एनिमेशन, ये वेक्टर पहले नीचे की तरफ था, इसको मैं मूव करा के ऊपर की तरफ लेके चला गया। देखो ये पहले भी फ्री वेक्टर था, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, और ये बाद में भी क्या है, फ्री वेक्टर है। यानी आप इसको पैरेलल डिस्प्लेस करा सकते हो। आपने इसको डिस्प्लेस कराया और डिस्प्लेस करा के मूव करा के आप ऊपर की तरफ लेके चले गए, यानी फ्री वेक्टर को आप डिस्प्लेस करा सकते हो। डेफिनेशन पढ़ना जरा क्या लिखी हुई है, इट कैन डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ फ्रॉम फिगर ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर। क्या मतलब है इसका, कि भाई सारे के सारे वेक्टर फ्री वेक्टर होते हैं,
सिवाय किसके, अगर तो वो पोजीशन वेक्टर है तो वो फ्री नहीं हो सकता, और अगर फ्री वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता। अब देखो पोजीशन वेक्टर को आप डिस्प्लेस नहीं करा सकते। अगर आप पोजीशन वेक्टर को मूव करा के आगे की तरफ लेके चले गए तो ये तो पोजीशन वेक्टर रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फ्री वेक्टर बन जाएगा। अब तो ये ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपके लिए पोजीशन वेक्टर की शर्त क्या है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ सर आप पोजीशन वेक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स है, ये शर्त है कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो आपने ये लिखना चाहा कि भाई इट कैन नॉट डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, ये पैरेलल डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो ये आपके पास दो तरह की टाइप्स हो गई, पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर। आपके सामने दो टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने डिस्कस किए, पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर। इन दोनों टाइप्स को देखने के बाद अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए उन बातों को रिकॉल करते हैं। मेरे सामने दो वेक्टर नजर आ रहे हैं, एक को मैंने ब्लू कलर से बनाया, एक को मैंने येलो कलर से बनाया। दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इनकी लेंथ जो नजर आ रही है, आप गौर से देखोगे इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको सेम नजर आ रहा है। मैग्नीट्यूड सेम के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी सेम नजर आ रही है। आप देखो दो वेक्टर रखे, एक का नाम रखा ए, एक का नाम रखा बी, एक को ब्लू से बनाया, एक को येलो से बनाया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। आज के बाद से वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, बेटा इन वेक्टर को आप बोलोगे इक्वल वेक्टर। जरा डेफिनेशन पढ़िएगा इक्वल वेक्टर की क्या लिखी हुई है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर्स आपके इक्वल कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और सेम इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में सेम हो, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मैंने फिर दो वेक्टर बनाए, एक को ब्लू से लिखा, एक को येलो से बनाया, लेकिन एक वेक्टर राइट हैंड साइड पे है, एक वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे। बेटा अब इन इस बात पे अगर आप गौर करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम नजर आ रहा है। मैग्नीट्यूड आप गौर से देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों की लेंथ सेम नजर आ रही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड पर है। अगर आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये वेक्टर बेटा, पहले तो मैंने एक को लिखा ए से और एक को लिखा माइनस ए से। कभी भी डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो आप साइन किसका लगाते हो, आप साइन लगाते हो माइनस का, यानी वेक्टर तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा ये वेक्टर कहलाएंगे मेरे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है जरा पढ़िएगा। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव टू ईच अदर, दो वेक्टर नेगेटिव कहलाएंगे इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो अब मेरे पास चार तरह की टाइप्स आ गई हैं। अगर मैं आपसे चार टाइप पूछूं तो मुझे एक एक करके रिकॉल कर सकते हो आप। मैंने आपको सबसे पहले बताया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो बेटा वो कहलाता है मेरे पास फ्री वेक्टर। फिर मैंने आपको बताया वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, और ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होती वो कहलाते हैं मेरे पास नेगेटिव वेक्टर। तो चार तरह की टाइप्स आ गई मेरे पास। इन टाइप्स को देखने के बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास मैंने एक्सेस बनाया एक्स वाई जेड, इन तीनों एक्सिस पे मैंने इस तरीके से तीन वेक्टर्स को ड्रॉ किया। आप अगर इन वेक्टर्स को देखो तो एक को मैंने लिखा हुआ है आई से, एक को मैंने लिखा हुआ है जे से, एक को मैंने लिखा हुआ है के से। आपने पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, बेटा ये आई कहलाता है मेरे पास यूनिट वेक्टर, क्या कहला रहा है आई मेरे पास, सर आई कहला रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या कहलाएगा, तो आप बोलेंगे सर जे की डायरेक्शन वाई पे है, तो जे कहलाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कहलाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं फिर इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर की पढ़िएगा जरा क्या लिखेगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपसे कह रहा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यानी यूनिटी हो, इक्वल टू 1 यूनिट एंड दस एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आपका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे मैं लिखूं आपके सामने वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i, मैंने एक वेक्टर लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i। अब मैं आपसे अगर इसकी डायरेक्शन पूछूं, आप मुझे इसकी डायरेक्शन क्या बताओगे, आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस का सवाल हो गया, आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, यानी इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक्स पर है, यानी एक्स डायरेक्शन में ये वेक्टर इस तरीके से बना हुआ होगा, ये वेक्टर ए। अगर मैं आपके सामने लिखूं वेक्टर बी इज इक्वल टू 3j, 3j का मतलब वेक्टर ऊपर की तरफ बना हुआ होगा। तो आपका जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को शो करता है, किस डायरेक्शन में, तो डेफिनेशन में भी बात लिखी हुई। और आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर विद अ हेड ओवर इट।
मतलब आप अगर आई लिखते हो तो आई पे हेड बना देते हो, जे लिखते हो जे पे हेड बना देते हो, के लिखते हो के पे हेड बना देते हो। तो ये यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखते हैं। बेटा यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला क्या आपके सामने लिखा हुआ है, किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, मैं भी निकालना सिखाऊंगा आपको यूनिट वेक्टर, परेशान नहीं होइए, पहले आप देख लीजिए कि किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आता है बेटा मेरे पास, ये आंसर कहलाता है यूनिट वेक्टर। अब एक यूनिट वेक्टर निकाल के देख लेने ताकि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में भी आ जाए। मैं यूनिट वेक्टर आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ किस तरीके से निकाला जाएगा। सपोज करो एक वेक्टर ए मेरे पास 2i 3j -5 के। सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी सिखा के आ चुका हूँ। रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। आई वाला कौन है मेरे पास, 2, 3 और -5। बेटा स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25। इसको अब अगर आप सॉल्व करोगे 25 में 9 को ऐड करोगे 34, और 34 में 2 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 36। 36 का रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 6। यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब आप क्या काम करोगे, अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप इस वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। इसको ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके शो करोगे। देखो वेक्टर ए कितना है मेरे पास, 2i प्लस 3j -5 के, जबकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है सर, मैग्नीट्यूड 6 आ रहा है। तो ये इसका आंसर होगा यूनिट वेक्टर। आप चाहो तो इसको मजीद और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा 2/6 प्लस 3/6 -5/6 और साथ में लिख दोगे आई जे के। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये मैंने शायद मिस्टेक कर दी, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गई मुझसे। ये 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 होगा, तो मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं इसको करेक्ट कर दूं। 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 38। और 38 का रूट नहीं होता तो आंसर √38 ही आएगा। और 38 आने का मतलब ये कि मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो आप इसको नीचे √38 ही रहने दोगे। तो ये इसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हो गया। तो मैं जो आपको सिखा रहा था वो सिखा रहा था यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया। अब इसको मजीद मैं और एक्सप्लेन करूंगा, एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे। ये 5th पार्ट मैंने आपको पढ़ाया डेफिनेशन का, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। आगे बढ़ते हैं और अगले डेफिनेशन पे बढ़ेंगे। अब यूनिट वेक्टर के बाद ये आगे शो कर रहा है, अब आई जे के हैं क्या, आई जे के आर द सेट ऑफ 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। आई एक्स के लिए होता है, जे वाई के लिए होता है और के जेड के लिए होता है। अब जो डेफिनेशन पे जाऊंगा वो है मेरे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं जरा, नल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। ओके आपके सामने लिखा हुआ है नल वेक्टर। तो देखो नल का मतलब ही क्या होता है, नल का मतलब होता है ना होना, यानी जीरो। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो एंड हैज नो सर्टेन डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी हो। अब ये अजीब सी बात नहीं है कि एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है और उसकी डायरेक्शन भी नहीं है। तो जब वो वेक्टर में ना मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन है, तो आपने ऐसा वेक्टर बनाया क्यों, उसको नल वेक्टर बोला ही क्यों। जब कुछ भी नहीं है, ना मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन है, तो उसको वेक्टर क्यों बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप डेफिनेशन में पढ़ रहे हो, उसको नल वेक्टर कहा जाता है। इसका सिंबल ओ होता है, ग्राफिकली इसको डॉट से लिखते हो, इसी वजह से इस नल वेक्टर को आप डॉट वेक्टर भी बोलते हो। आप तो बोले ना डॉट वेक्टर क्या है, इसका मतलब वो नल वेक्टर की बात कर रहा है। अब इस सवाल को दूर करने के लिए मेरी कुछ बात का आप जवाब दोगे। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं जरा जवाब दीजिएगा। ओके चलो पहले ऊपर वाले का सवाल पूछते हैं, 2 में से 2 को माइनस करोगे आंसर क्या आएगा। आप बोलेंगे सर अगर 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 0। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा। अब एक बात पे गौर करना, 2 मेरे पास है स्केलर, ये 2 भी मेरे पास है स्केलर, और जो आंसर आया 0, ये 0 भी मेरे पास क्या है, स्केलर है। यानी आपने ये बात सीखी कि स्केलर में से स्केलर को माइनस करोगे
यानी स्केलर में से स्केलर माइनस करोगे तो आंसर जीरो आ रहा है, और जीरो का मतलब जीरो खुद भी क्या है, स्केलर ही है। यानी स्केलर में से स्केलर माइनस करोगे तो आंसर भी स्केलर आएगा। अब देखो वेक्टर, अगले वाले पार्ट को देखना, वेक्टर ए में से वेक्टर ए को माइनस करोगे, ये वेक्टर ए मेरे पास वेक्टर है, ये ए भी मेरे पास वेक्टर है, उसूलन तो ये हो रहा है ए से ए ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब अगर आप जीरो लिखोगे तो टेक्निकली बात गलत है। गलत क्यों है, कि आप वेक्टर में से वेक्टर को माइनस कर रहे हो और आंसर स्केलर आ जाए, तो ये बात टेक्निकली गलत है। अगर वेक्टर में से वेक्टर को माइनस किया है तो आंसर भी क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे यस सर ये बात तो आप समझ में आ रही है, आंसर भी वेक्टर आना चाहिए। यानी अब आपको आंसर वेक्टर चाहिए, तो आपने ए में से ए को माइनस किया तो आंसर वेक्टर आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। अब डॉट का मतलब ये किसको शो कर रहा है, कि ये नल वेक्टर को शो कर रहा है। तो आपकी बात टेक्निकली सही रहेगी कि आपने वेक्टर में से अगर वेक्टर को माइनस किया तो आंसर भी वेक्टर आया, और वो जो वेक्टर कहला रहा है वो कौन सा वेक्टर कहला रहा है, वो कहला रहा है नल वेक्टर। और नल वेक्टर को शो करने के लिए आप क्या लगा देते हो, डॉट लगाते हो। तो अब ये डॉट शो कर रहा है कि यहाँ पे पहले वेक्टर मौजूद थे, आपने वेक्टर में से वेक्टर को माइनस तो कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये कि पहले यहाँ पे वेक्टर मौजूद थे। तो ये इसका रीजन है, जो मैंने रीजन आपको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रीजन याद रहेगा, कोई आपसे पूछे तो उसको आप जवाब दे सकते हो। अब नल वेक्टर कैसे कैसे हासिल हो सकता है, मैं चारों तरीके आपको बताऊंगा। चार तरीके इसके, पहले मैं इस बात को इरेज कर देता हूँ। ओके, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद कराते हैं आपको। देखो उसने कहा बाय एडिंग, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो मैंने ऐड का साइन लगाया। कौन से वेक्टर, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो साइन माइनस का आता है। यानी अगर एक वेक्टर ए है तो दूसरा होगा माइनस ए। बात को समझिएगा जरा, उसने कहा ऐड करो, ऐड का मतलब आपने प्लस लगाया, एक वेक्टर अगर ए है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, माइनस ए। अब आप अपना अगर कॉमन सेंस यूज करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर प्लस माइनस माइनस, वेक्टर को माइनस करोगे तो आंसर आएगा, तो कौन सा वेक्टर आएगा, आंसर आएगा नल वेक्टर। तो ये पहला तरीका था। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, कि वेक्टर्स को ऐड करो। कौन से वेक्टर्स को ऐड करो, अपोजिट वेक्टर को ऐड करो, क्योंकि ए और माइनस ए का मतलब कौन से वेक्टर होंगे, अपोजिट वेक्टर। तो ये पहला तरीका है। अच्छा ये आप अल्फाज याद नहीं करो, आप ये इक्वेशन याद कर लोगे ना, इक्वेशन को देख के बनाना सीखो। इक्वेशन मैंने बनाई, इस इक्वेशन को पढ़ना सीखना। देखो मैंने दो वेक्टर को आपने प्लस किया या माइनस, आप बोलेंगे सर प्लस किया, प्लस करने का मतलब ऐड किया। कौन से वेक्टर्स को ऐड किया, सर दो अपोजिट वेक्टर्स को ऐड किया, यानी बाय एडिंग टू अपोजिट वेक्टर, ये पहली टेक्निक हो जाएगी। अगली टेक्निक जरा देखिएगा, पहले पढ़िए फिर मैं आपको समझाऊंगा इसकी अगली टेक्निक है क्या। बाय द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब दो वेक्टर्स को माइनस करना, मैंने माइनस साइन लगाया। माइनस कौन से वेक्टर को करना है, टू इक्वल वेक्टर। यानी अगर एक ए है तो दूसरा भी मेरे पास क्या होगा, दूसरा भी वेक्टर ए ही होगा। यानी अगर एक वेक्टर ए तो दूसरा भी वेक्टर ए होगा, और इन दोनों को माइनस करने के बाद भी इसका जो आंसर आएगा वो कौन आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका हो गया कि आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में। तीसरा तरीका, बाय एडिंग सेवरल वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर सेम। आपने वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल पढ़ा है ना, आप दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हो, दो वेक्टर्स को ऐड किया, ये इसका आंसर आ गया, आपने आंसर बना के दिखा दिया। लेकिन अब आपने वेक्टर्स को ऐड किया, इस तरीके से ऐड किया, वेक्टर्स को ऐड करना शुरू किया, पहला वेक्टर, दोबारा बनाऊं, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर। मैंने चार वेक्टर आपके सामने ऐड किए, ग्रीन, येलो, सॉरी ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, चार वेक्टर आपके सामने ऐड किए मैंने। चार वेक्टर को इस तरीके से ऐड किया, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही टर्मिनेटिंग पॉइंट, ये लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट किया और टर्मिनेटिंग जहां पे एंड किया, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही टर्मिनेटिंग पॉइंट। अगर दोनों पॉइंट्स आपके पास सेम होंगे, अब हेड टू टेल का कोई आंसर बनाने की जगह ही नहीं बनी। रिजल्टन तो जब बनता है ना जब स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग एंडिंग पॉइंट हो। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही टर्मिनेटिंग पॉइंट, इसका मतलब इसका भी आंसर कौन सा वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा। और चौथा तरीका ये, बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ जीरो, अगर किसी वेक्टर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय जीरो,
तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ जीरो। तो ये थी मेरे पास नल वेक्टर बनाने की 4 टेक्निक जो मैंने आपसे शेयर करी। डेफिनेशंस को देख के अब एक एमसीक्यू छोटा सा आपके सामने आ रहा है, जरा एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू पढ़िए और इसका जवाब देखिए, जवाब क्या हो सकता है। बेटा आज आपके पास सवाल जो आया है, सवाल में आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, इसमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है। आप कैसे डिफाइन करोगे कौन यूनिट वेक्टर है कौन यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको डिफाइन करने का मैं तरीका आपसे शेयर करता हूँ, किस तरीके से आप इसको बताओगे। कभी भी कोई जिंदगी में कोई भी वेक्टर आपके पास आए और आके आपको बोले मैं यूनिट वेक्टर हूँ, आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करो। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर आ जाए तो मतलब वो यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर ने आपको आके बोला कि मैं एक यूनिट वेक्टर हूँ, आप कैसे चेक करोगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे। अगर मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाए इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ मेरे पास 4/√3i प्लस 3/√3j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। आई वाला नजर आ रहा है मुझे 4/√3 और जे वाला नजर आ रहा है 3/√3। बेटा ऊपर स्क्वायर करोगे, अगर ये स्क्वायर आप सबको दोगे, ये स्क्वायर अगर आप 4 को दोगे तो 4 का स्क्वायर 16, नीचे स्क्वायर √3 को दोगे तो आंसर आएगा 3। ऊपर स्क्वायर 3 को दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और नीचे स्क्वायर √3 को दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप दोनों का एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम आ रहा है नीचे 3 और ऊपर बन जाएगा 16 प्लस 9। 16 में 9 को ऐड करोगे आंसर आएगा 25। 25/3 क्या 1 के बराबर है, आप बोलेंगे सर ये 1 के बराबर नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा ऑप्शन को सॉल्व करके। फिर इसका आसान तरीका भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आसान तरीका और क्या हो सकता है। पहले अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, अगला ऑप्शन आप देखते हैं, ऑप्शन बी जरा चेक करते हैं। ऑप्शन बी में आपसे कहा 5/√61i प्लस 6/√61j। अब इसका मैग्नीट्यूड चेक कर लो, रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर, आई का मतलब √5/√61 का स्क्वायर प्लस 6/√61 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 25/61 प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 36/61। अब जो एलसीएम आ रहा है मेरे पास, वो एलसीएम आ रहा है मेरे पास 61 और ऊपर प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 25 प्लस 36। 25 में 36 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 61/61। 61 से 61 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा 1 और 1 का रूट लोगे तो 1। इसका मतलब वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर आ रहा है, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। इससे भी एक आसान तरीका और है, वो आसान तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँ, आसान तरीका शेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आता है। देखो आप एक काम करो, ऊपर वाले नंबर जो लिखे हुए हैं ना, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसको प्लस करो, यानी ऊपर वाले नंबर्स का स्क्वायर करो पहले। देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, ऊपर वाले दूसरे नंबर का स्क्वायर करो 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करो तो आंसर कितना आएगा 61 और इसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर वो नीचे वाले नंबर के बराबर आ जाए इसका मतलब वही यूनिट वेक्टर है। तो ये इसका आसान तरीका है, आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे ऑप्शन नंबर ए को चेक करके देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर 16, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 25। 25 आंसर आ जाए उसका फिर स्क्वायर रूट ले लो। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 के नीचे 5 लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो उसका यूनिट वेक्टर नहीं है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है चेक करने के लिए, तो आइंदा से आप इसको चेक कर सकते हो। ऊपर वाले सारे नंबर का स्क्वायर करो, उनको प्लस करो, उसका स्क्वायर रूट लो और अगर वो नीचे आ जाए इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। ओके, फिर करने हम लोग को ये बातें क्लियर होंगी, वेक्टर भी निकालना आ गया, मैग्नीट्यूड भी निकालना आ गया और यूनिट वेक्टर भी पहचानना आ गया, शॉर्ट टेक्निक भी आपको सिखा दी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, जो वेक्टर्स का अगला टॉपिक है मेरे पास, उस टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक का नाम पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यूज कैसे आती है, सारी बातें बड़ा गौर से आपको समझना है और इन बातों का मुझे फिर जवाब भी देना है कि जवाब किस तरीके से आ सकता है, अपने पास एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने आपके सामने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर का नाम लिखा वेक्टर ए। इस वेक्टर ने एंगल बनाया, एंगल को मैंने लिख के दिखाया थीटा से। आपका वेक्टर जब भी एंगल बनाता है इसके आप दो कंपोनेंट करते हो। आपका वेक्टर जब भी एंगल बनाता है इसके कितने कंपोनेंट करते हो, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे। वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ आता है, वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ आता है उसको आप लिख दिया, एक को लिखा चलो ए एक्स से, एक को लिखा ए वाई से। क्योंकि अगर आप एक्सिस बनाओ, एक्सिस बना के अगर आप कंपोनेंट बताने की कोशिश मुझे करो तो आप बोलेंगे यस सर, ये कंपोनेंट एक्स पे आ रहा है तो इसका नाम रखेंगे ए एक्स, ये कंपोनेंट वाई एक्सिस पे आ रहा है तो इसका नाम रखेंगे ए वाई। तो मैंने कंपोनेंट्स भी आपको बना के दिखा दिए। अच्छा, अब आपको जो बात याद रखनी है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, यानी वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ लिखा हुआ है, वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ लिखा है हमेशा कॉस होगा। तो ये ए एक्स से बन जाएगा ए कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला हमेशा होता है साइन, तो ये ए वाई से बन जाएगा ए साइन थीटा। तो मैंने आपको कंपोनेंट बनाना सिखाया। कंपोनेंट क्या बनाना सिखाया कि अगर आपको चाहिए कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, आपको चाहिए वाई कंपोनेंट, तो एंगल के साथ वाले कंपोनेंट का फॉर्मूला हो गया ए कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाले कंपोनेंट का फॉर्मूला हो गया ए साइन थीटा। इन कंपोनेंट के बारे में ये बात भी ख्याल रखिएगा बेटा, ये कंपोनेंट जो आपने बनाए, इन कंपोनेंट की शर्त ये है कि जब आपका वेक्टर एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन वेक्टर मेक्स एन एंगल जब आपका वेक्टर एंगल बनाएगा बेटा एक्स एक्सिस से, व्हेन वेक्टर मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस, तो मैंने आपके सामने कंपोनेंट बना दिए। अब इसके बाद जो मुझे वैल्यूज आपको निकालना सिखानी है वो साइन और कॉस की वैल्यूज है, क्योंकि ये सवाल साइन और कॉस की वैल्यूज के बगैर नहीं हो सकेगा, आपको डिफिकल्टी होगी। तो मैं साइन और कॉस की वैल्यू, अगर आप एनईडी का टेस्ट दोगे तो वहां तो कैलकुलेटर अलाउ है, जो एनईडी के अलावा टेस्ट देना चाहेंगे वहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो वहां के लिए मैं आपको साइन और कॉस की वैल्यू, अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका है, देखो आप अंडर रूट लिख सकते हो। आप बोलेंगे ऐसा लिख सकते हैं, चलो थोड़ा सा इसको लेफ्ट से करके लिख लेते हैं। अंडर रूट लिखो, अंडर रूट लिखने के बाद 0 1 2 3 4, जबकि नीचे आपके पास कौन आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2। साइन थीटा की वैल्यू निकालने का शॉर्ट तरीका जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आपने लिखा साइन थीटा के बाद अंडर रूट लगा के ऊपर आ गया मेरे पास 0 1 2 3 4, और नीचे आ गया मेरे पास 2। बेटा ये जीरो जो नजर आ रहा है, ये जीरो शो करेगा 0 डिग्री को, 1 शो करेगा को, 2 शो करेगा 5 डिग्री को, 3 शो करेगा 60 डिग्री को, और 4 शो करेगा मुझे किसको, 90 डिग्री को। अब इसको इस्तेमाल करना भी सीखते हैं जरा। जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे साइन 30 निकाल के दिखाओ, कहा साइन 30, देखो 30 पे कौन सा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर 30 पे लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे 1, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 1, नीचे आ जाएगा 2। बेटा 1 का रूट 1 होता है, नीचे 2 आएगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इस साइन 30 का आंसर हो गया। तो मैंने आपको आंसर निकालना सिखाया साइन 30। ऐसी मैं आपसे बोल सकता हूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ मुझे चाहिए साइन 60, साइन 60 बताओ, तो आप बोलेंगे सर साइन 60 चाहिए, तो ये देखिए साइन 60 का मतलब 60 पे कौन सा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर 60 पे नजर आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, नीचे आ जाएगा 2, तो ये साइन 60 का आंसर हो गया अंडर रूट 3/2। इसको डेसिमल में ना भी करूँ तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आपके आंसर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रूट में आएंगे और ऑप्शन ऐसे ही लिखे हुए होंगे। तरीका हो गया साइन को निकालने का। अब मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कॉस। बेटा कॉस निकालने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ काउंटिंग को अपोजिट लिख दो, यानी काउंटिंग को ऐसे लिखो 4 3 2 1 0, और नीचे आ जाएगा आपके पास कौन, 2 आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री, ये हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, ये हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री, ये हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री, और लास्ट वाला हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। मैं आपसे बोलूं मुझे चाहिए कॉस 90, कॉस 90, आप बोलेंगे सर कॉस 90 पे आ रहा है 0/2, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये साइन और कॉस की वैल्यूज निकालने का तरीका है।
अब इन सारी बातों को देख के एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज देखते हैं, पहले इसको मैं एक दफा लिख दूं जरा दोबारा डिफरेंट कलर से, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ओके, अब एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू मेरे सामने ये रहा, समझिए इसका जवाब। जो आपसे कहा गया वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है 2 यूनिट, आपने मैग्नीट्यूड मतलब ए लिख लिया 2 यूनिट, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल आपको दे रहा है थीटा यानी 60 डिग्री दे रहा है, विद एक्स एक्सिस। अच्छा, इस बात को हाईलाइट कीजिएगा, आपका एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है। आपसे बोल रहा है कौन सा कंपोनेंट बताओ, वाई कंपोनेंट बताओ। देखो आपने पढ़ा ना, वेक्टर मेरे पास वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हो, एक कंपोनेंट यहाँ पे कहलाता है एक्स कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कहलाता है वाई कंपोनेंट। ये होगा ए एक्स, ये होगा ए वाई। बेटा ए एक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आपसे अगर ए एक्स का फॉर्मूला पूछो आप क्या लिखते हो, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा एंगल थीटा, क्योंकि उसने आपसे मांगा वाई, सॉरी वाई कंपोनेंट ये वाला है सामने वाला, और एंगल के सामने वाला कहलाता है बेटा मेरे पास ए वाई है, तो एंगल के सामने वाला कहलाता है साइन। आपको याद होना चाहिए। देखो ए एक्स का फॉर्मूला क्या है? ए एक्स का फॉर्मूला है ए कॉस थीटा, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ए वाई चाहिए। ए वाई का फॉर्मूला है मेरे पास ए साइन थीटा। अब आप देखो ए की जगह पे आप रख दोगे 2, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, और साइन क्या चाहिए, साइन 60 चाहिए। तो साइन 60 थोड़ी देर पहले ही मैं आपको निकालना सिखा कर आया हूँ, जरा साइन 60 निकाल कर आते हैं। ये देखिए साइन 60, बेटा मैच करना, साइन 60 पे क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे सर साइन 60 क्या है ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे साइन 60। साइन 60 पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर ये रहा, साइन 60 पे लिखा हुआ है √3, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2, तो साइन 60 की वैल्यू आपने निकाली √3/2। मैं वापसी अपने उस वैल्यू पर आया, साइन 60 की वैल्यू आ रही है मेरे पास √3/2। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाई किसके बराबर आ रहा है? आप बोलेंगे यस सर ए वाई बराबर आ रहा है किसके, √3 के। यानी करेक्ट जवाब नजर आ रहा है मुझे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है, यानी ए वाई इज इक्वल टू √3। तो एमसीक्यू आप तमाम लोगों के सामने था बेटा, जो एमसीक्यू मैंने आप लोगों से शेयर किया, एमसीक्यू बड़ा आसान सा था। इसी तरह का एमसीक्यू अगला एक और है मेरे पास, इस एमसीक्यू को भी देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा मुझे, इसका जवाब क्या हो सकता है। ये रहा एमसीक्यू जी, इसका जवाब। एमसीक्यू में वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है 4 यूनिट, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और आपसे बोल रहा है कौन सा कंपोनेंट निकाल के दिखाओ, एक्स कंपोनेंट निकाल के दिखाओ। लेकिन उसने एक गड़बड़ करी, उसने बोला है कि आपका जो एंगल बना रहा है वो एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ। बेटा यहाँ गड़बड़ है। अगर आपको बोले ना आपका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, देखो वैल्यूज ये होती है, ए एक्स की वैल्यू क्या है मैं आपसे अगर पूछूं, तो आप बोलेंगे सर ए एक्स की वैल्यू होती है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू होती है ए साइन थीटा। ये वैल्यूज बिल्कुल सही है अगर आपसे बोले एक्स एक्सिस, लेकिन अब उसने आपसे गेम चेंज किया आपके साथ, और आपको एक्स एक्सिस के बजाय कौन सा एक्सिस बोल दिया है, उसने आपको बोला वाई एक्सिस। अगर वो आपसे वाई एक्सिस बोलेगा तो वैल्यूज आपस में चेंज हो जाएंगी, ये बात बेटा याद रखना आइंदा के लिए, क्योंकि मुझे पता था आप ये गलती करोगे, एमसीक्यू का गलत जवाब बताओगे, वैल्यूज को आपस में चेंज कर दोगे। जो y की वैल्यू है वो x के लिए बन जाएगी, जो x की वैल्यू है वो y के लिए बन जाएगी, यानी ए एक्स की वैल्यू बन जाएगी ए साइन थीटा, और ए वाई के लिए वैल्यू बन जाएगी ए कॉस थीटा। इस बात को पहले जहन में बैठाओ, अगर एक्स एक्सिस है तो वैल्यूज कुछ और होंगी, वाई एक्सिस के साथ एंगल है तो वैल्यूज कुछ और होंगी, याद रखना पड़ेगा बेटा आपको इसको। एक्स एक्सिस के लिए आपको मैंने कहा, देखो ना पिछले सवाल में उसने क्या कहा था, मैं पिछला सवाल आपको हाईलाइट करूँ, ये देखिए पिछले सवाल में एंगल किसके साथ कहा हुआ है, पिछले सवाल में एंगल कहा हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, आपने सिंपली सॉल्व कर दिया। मैंने यहाँ भी लिख के दिखाया था डायग्राम में कि जब आपका वेक्टर बना है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, व्हेन द वेक्टर मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पहुंच के इसने कंडीशन को चेंज कर दिया, जो एक्स था उसको वाई कर दिया, वाई की वैल्यूज डिफरेंट है। अब आप मुझे बता सकते हो बेटा कौन सा कंपोनेंट आपको निकाल के दिखाना है।
तो आप बोलेंगे सर हमें चाहिए एक्स कंपोनेंट, एंगल बन रहा है वाई के साथ, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें वाई एक्सिस वाले की जरूरत है, वाई का भी हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए, ये वाला एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला बनेगा ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बेटा ए की वैल्यू मुझे कितनी नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर ए की वैल्यू नजर आ रही है 4, साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर साइन 30। साइन 30 का आंसर मैं ऑलरेडी आपको निकाल के आज दिखा चुका हूँ, मैं अगर नहीं याद तो मैं फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। पढ़ो बेटा साइन 30 का आंसर, साइन 30 का आंसर कितना लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर साइन 30 का आंसर लिखा हुआ है मेरे पास 1/2। मैं अपने आंसर के पास वापसी आया, साइन 30 का आंसर है 1/2, 2 को 4 से कैंसिल किया, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास ए एक्स का कितना, ए एक्स का आंसर आ गया मेरे पास 2। तो करेक्ट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका कंपोनेंट निकालने का तरीका हुआ। तो मेरे ख्याल में अब आपको एक कंपोनेंट याद रहेंगे, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो क्या वैल्यूज होंगी और वाई एक्सिस बोलेगा तो क्या वैल्यूज होंगी। इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, अगला एमसीक्यू आपसे शेयर करूंगा। अगला एमसीक्यू देखते हैं जरा, अगला एमसीक्यू क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा एमसीक्यू, पढ़िए और बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे क्या किया गया, सवाल देखते हैं। उसने कहा टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है। ए का मैग्नीट्यूड बोल रहा है 3, एक का मैग्नीट्यूड बोल रहा है 4। और ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि आपस में परपेंडिकुलर है। कभी भी लफ्ज है ऑर्थोगोनल, इसका मतलब परपेंडिकुलर। जैसे दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास एक्स और वाई, आपने देखा ना एक्स कंपोनेंट है ये ए एक्स है, और ये आपके पास ए वाई, दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, वो होता है एंगल 90 डिग्री। तो अब आपने इसका लिखना चाहा कि भाई इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेचर ऐसे सवाल इनकम्प्लीट है, सवाल में आगे आएगा द रिजल्टेंट विल बी डैश, इस तरीके से बोलेगा आपको द रिजल्टेंट विल बी डैश, या फिर बोलेगा द वेक्टर विल बी डैश, इस तरीके से भी बोल सकता है। अब एक थ्री जो नजर आ रहा है इसको आप बोलोगे ए एक्स, जो फोर नजर आ रहा है इसको आप बोलोगे ए वाई। क्या वेक्टर बनाने का जो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है वो इस तरीके से आपने पढ़ा है ना, ए एक्स यानी आई वाले का स्क्वायर प्लस ए वाई यानी जे वाले का स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज को रख दो। मैं अब आपको सिखा रहा हूँ कंपोनेंट से वेक्टर बनाना, मतलब कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनाना है। तो देखो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आपको नजर आ रही है कितनी, 3 स्क्वायर, वाई कंपोनेंट की वैल्यू नजर आ रही है 4 स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर को सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस करोगे आंसर आएगा 25, और 25 का रूट लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी करेक्ट जवाब मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो ये सेकंड टॉपिक था जो आपने पढ़ा। पहला टॉपिक आपने पढ़ा वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर के बेसिक डेफिनेशन, वेक्टर की डायरेक्शन और वेक्टर की टाइप्स वगैरह के बारे में। सेकंड आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। थर्ड टॉपिक की तरफ मैं अब मैं आगे बढ़ूंगा, जो टॉपिक है मेरे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से कर सकते हैं। अब टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला जो केस लिखा हुआ है, अच्छा एडिशन ऑफ वेक्टर का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, जो मैं फॉर्मूला आपको बताऊं। ये फॉर्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़ कर आए हो। अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं आपको चार केसेस सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्मूले। आप चाहो तो इतना मुश्किल फॉर्मूले से भी सवाल को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए एप्टीट्यूड के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि अगर वेक्टर ऐसे हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब आपसे कहा गया व्हेन पैरेलल टू ईच अदर, यानी आपके वेक्टर अगर पैरेलल हो तो बेटा फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आपसे बोले कि वेक्टर्स कैसे हैं पैरेलल, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इसका जवाब हो जाएगा। आपके सामने सवाल जरूर होगा सर ये आया कैसे, तो मैं एक प्रूफ करवा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद प्रूफ करने की कोशिश करना। देखो बेटा पैरेलल का मतलब है क्या, तो आप बोलेंगे सर पैरेलल का मतलब होता है एंगल 0 डिग्री। अब इस फॉर्मूले में अगर आप जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। बेटा cos 0 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये जाएगा 2ab, cos 0 निकालोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 लिखते रहेंगे। इस 2ab को दरमियान में लिख दिया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे सर ये तो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला किसका बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
जैसी फॉर्मूला बना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, a प्लस बी। तो आपको इतने सारे स्टेप्स बच जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट मेरी बात को जहन में रखोगे ना, डायरेक्ट मेरी बात को जहन में बिठाओगे, तो इतने सारे स्टेप्स आप बच जाओगे और डायरेक्ट फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे। तो यही टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर वेक्टर्स पैरेलल हो एक दूसरे से, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का। मजीद फॉर्मूले बना के दिखा दूं, पहले इसको इरेज कर दूं ताकि जगह बन जाए मेरे पास। अगला लिख के दिखाया व्हेन वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर। बेटा पैरेलल वाले केस में लिखा मैंने, पहले पैरेलल वाले केस का ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ। अगर एंगल मेरे पास हो 0 डिग्री, अपोजिट का मतलब होता है बेटा अगर एंगल हो मेरे पास 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। यानी पैरेलल बोले तो ए प्लस बी, अपोजिट बोले तो ए माइनस बी। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर के लिए एंगल हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर के लिए अभी ऑल्टरनेटिव वर्ड भी मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर के लिए वो यूज करेगा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू, मैं लिख के दिखा दूं आपको, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया था, जिसको आपने लिखा था ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जो आपने ऑर्थोगोनल के जरिए से पढ़ा था। तो वही चीज है, बस लिखने के तरीके का थोड़े थोड़े से डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया अगर एंगल हो आपके पास 90 डिग्री, तो 0 हो गया, 180 हो गया, 90 हो गया। चौथा लिखा हुआ है व्हेन मेक्स एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर दोनों के दरमियान एंगल थीटा कुछ भी बन रहा हो, तो जो टॉप पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वही यहाँ पे यूज होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये चार फॉर्मूले आपके सामने आ गए जो एडिशन ऑफ वेक्टर के हैं। अब बारी बारी करके एमसीक्यूज को देखेंगे और इन एमसीक्यूज को सॉल्व, इन फॉर्मूलों को यूज करके एमसीक्यूज करना सीखेंगे कि एमसीक्यू कर किस तरीके से सकते हैं। तो इन चारों फॉर्मूलों को जरा ध्यान में बिठाइए और एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला एमसीक्यू। जवाब क्या होगा इसका, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमने अभी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। आपसे बोला दो वेक्टर है, एक वेक्टर 3 एक वेक्टर 4, एक का नाम रखा ए एक का नाम रखा बी। उसने कहा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब सर एंगल होता है 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। अगर एंगल 90 डिग्री है तो मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा कर आया हूँ, आर इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर ए की वैल्यू नजर आ रही है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब वही सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ जाएगा 25, और 25 का रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली कितना, 5। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू रिपीट हुआ बात समझाने के लिए एडिशन वेक्टर में। एमसीक्यू को देख के मजीद आगे बढ़ेंगे। अगला एमसीक्यू आपके सामने है, एमसीक्यू देखते हैं। आपके सामने एमसीक्यू देखिए और सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसने कहा इफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3, तो एक को 2 बोला तो एक का नाम रखा ए, एक को 3 बोला तो इसका नाम रखा बी, ए और बी आ गए। विच मेक्स एंगल, अच्छा एंगल दो दे रहा है, एक 30 और एक 60, और आपसे रिजल्टेंट बोला, रिजल्टेंट का मतलब आर निकाल के दिखा दीजिए। अब एंगल क्योंकि आपको दो दे रहा है, तो सबसे पहले आप इसका सिंगल एंगल निकालोगे, यानी दोनों एंगल्स को आपस में माइनस करो, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, तो 60 में से 30 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री वाला पैरेलल का केस है, परपेंडिकुलर का केस है, अपोजिट का केस है, कौन सा केस है, तो आप बोलेंगे सर ये ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है ना अपोजिट है। इसमें जो नॉर्मल फॉर्मूला था वही आप अप्लाई करोगे, यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। अब इसमें सारी वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। कोशिश करेंगे विदाउट कैलकुलेटर करने की, आप कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हो अगर एनईडी की तैयारी कर रहे हो। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर 3 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2ab। अच्छा ए और बी की भी वैल्यूज भी लिखेंगे, ए की जगह पे आएगा आपके पास 2, बी की जगह पे आएगा आपके पास 3, और कॉस के लिए आ जाएगा बेटा मेरे पास कॉस 30। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4, 3 का स्क्वायर 9,
अच्छा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12। जबकि cos 30 का आंसर कितना होता है आपके पास? तो cos 30 अगर आप निकालोगे, cos 30 में बता देता हूँ आप लोग को डायरेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ होगा हमारे पास cos 30 कैसे आएगा, ये रहा जी बेटा। cos 30 देखिए, cos 30 पे क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर cos 30 पे लिखा हुआ है अंडर रूट 3/2, ये लिखा हुआ cos 30। अगर देखोगे cos 30 पे अंडर रूट 3/2 आ रहा है। सवाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, 60 डिग्री के बजाय मैं कर रहा हूँ 90 डिग्री, ताकि सवाल की वैल्यू सका में जाए और सवाल को आराम से सवाल के 90 डिग्री कर दिया, सवाल तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन आंसर एग्जैक्टली आएगा 90, 90 में से 30 60, ये वैल्यू बन जाएगी cos 60 की। अब आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। cos 60 बेटा, cos 60 निकाल लेते हैं। cos 60 चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल लो, चाहो तो अपने पास से निकाल लो। cos 60 का आंसर 1/2 आएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे बेटा, ये 2 से सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो नंबर्स बच जाएंगे मेरे पास। कौन कौन से नंबर आ जाएगा मेरे पास? 4 प्लस 9 प्लस 6। इन तमाम को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 19 के बराबर, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिसने अगर जवाब सोचा था नॉट पॉसिबल, वो भी सही था, क्योंकि मैंने वैल्यूज को चेंज किया है। अगर आप 60 से करोगे तो फिर आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, आंसर में गड़बड़ होगी। तो जो लोग सोच रहे थे नॉट पॉसिबल, उनका आंसर भी उसका करेक्ट है, लेकिन मैंने सवाल को सिंप्लीफाई किया है, एंगल को 90 कर दिया। तो सबसे पहला काम करोगे, दोनों एंगल्स को माइनस करोगे, 90 में से 30 को माइनस किया, आंसर आया 60, और उस 60 की मदद से, उस 60 की मदद से आपने निकालो, रिजल्टेंट का आंसर आएगा आपके पास जरूर नहीं। करेक्ट जवाब होगी ऑप्शन पर डी। इस एमसीक्यू के बाद इस सेक्शन में लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। ये रहा मेरे पास लास्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू देखते हैं और आपसे पूछते हैं इसका जवाब क्या होगा। जी बेटा, एमसीक्यू थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का एमसीक्यू, तो एमसीक्यू को देखते हैं, समझते हैं और इसको डिफाइन करता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन था इफ वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर b, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम। बात इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ a एंड b। यूनिट वेक्टर को आप बाद में निकालोगे, पहले इनको सम करो। सम का मतलब वेक्टर a और वेक्टर b को प्लस करो। देखो वेक्टर a को मैंने लिखा है i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर b को मैंने लिखा, वेक्टर b मेरे पास है 4i माइनस 2j और प्लस 3k। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो लेफ्ट से हो जाएगा मेरे पास a प्लस b, ये a प्लस b आ गया। अब यहाँ पे देखो 4i प्लस 3i, तो आंसर हो जाएगा इसका 7i। देखो प्लस 2j माइनस 2j आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा। और प्लस 3k प्लस 3k, तो ये हो जाएगा प्लस 6k। देखो j नहीं आएगा, ये प्लस 6k आएगा। अब आप ऐसा वेक्टर देखो जिसमें 7i प्लस 6k लिखा हुआ नजर आ रहा हो। देखो पहला i और k, दूसरा नहीं हो सकता, इसमें आई और के तो है लेकिन बीच में माइनस आ रहा है, जबकि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा वाला भी हो सकता क्योंकि इसमें आई और जे, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो ना, आप 7i लिखा हुआ नजर आ रहा है, 6k लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको फिर मजीद आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट जवाब आपको मिल गया बेटा 7i प्लस 6k और नीचे अंडर रूट में 85 लिखा हुआ है, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आप चाहो इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो मैं यूनिट वेक्टर निकालना आपको सिखा देता हूँ। आप एक काम करो, पहले a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालो उसी तरीके से, रूट लगा के i वाले का स्क्वायर प्लस j तो है नहीं, फिर k वाले का स्क्वायर हो जाएगा। i का मतलब 7 और k का मतलब 6, अंडर रूट निकालोगे तो हो जाएगा 49 प्लस 36, जो बराबर आ जाएगा किसके? अंडर रूट 81 के। फिर आप इसको दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि याद है ना आपको, इसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो आप डिवाइड करोगे, आप लिखोगे a प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। अब वेक्टर है मेरे पास 7i प्लस 6k और नीचे इसके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा अंडर रूट 81, अंडर रूट 81। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने, मैंने यूनिट वेक्टर भी निकालना सिखा दिया। आप चाहो तो सिर्फ इतना कर लो, आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर इतने स्टेप से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और आंसर मुझे करेक्ट मिल गया, करेक्ट रहा था ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पहुंच के आपका जो थर्ड टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर का, ये भी कंप्लीट हुआ।
जहाँ पहुंचकर मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को मेरी ये बातें क्लियर होंगी और तमाम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे।